Good morning, students. Subject Management and Entrepreneurship, प्रबंधन एवं उद्यमिता. Unit Setting up SSI, Small Scale Industry, लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना. इसके अंतर्गत हमने रजिस्ट्रेशन ऑफ एसएसआई यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कैसे इस्टेब्लिश करें, उसके विभिन्न स्टेप्स, और एक इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कब कहलाती है, उसके क्या क्राइटेरिया हैं, इसके बारे में स्टडी की थी. नेक्स्ट, अलॉटमेंट ऑफ लैंड बाय रीको. इसके अंतर्गत हमने लैंड का लोकेशन फॉर अलॉटमेंट किसी इंडस्ट्री के एस्टेब्लिशमेंट में किस माध्यम से हो सकता है और रीको द्वारा किस तरीके से किया जाता है, इसका अध्ययन किया था. नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट. इसके अंतर्गत हमने किसी भी उद्यम व्यवसाय को स्टार्ट करने से पहले उसकी लिए परियोजना तैयार करते समय किन किन बिंदु का ध्यान रखा जाना चाहिए, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे. इसके अंतर्गत हमने जनरल इन्फॉर्मेशन, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, मार्केट पोटेंशियल, असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल कॉस्ट, सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड अदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट के बारे में समझने की कोशिश की थी. यानी सामान्य जो सूचनाएं दी जाती है एक परियोजना में जो विवरण है कि किस तरीके से कार्य संपादित होगा, बाजार में उसकी क्या संभावनाएं होगी, कितनी लागत रहेगी, कार्यशील पूंजी क्या रहेगी, उसके बाद उसका बेनिफिट कितना रहेगा, उसके लिए वित्तीय स्रोत क्या रहेंगे, इन सब के बारे में अध्ययन किया था. अब हम इसके लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट, सोशल एवं इकोनॉमिक वेरिएबल, आर्थिक एवं सामाजिक तत्व बिंदु पर अध्ययन करेंगे. किसी उद्यमी सामाजिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है. समाज के संसाधनों का समाज के हित में उत्पादक उपयोग करने का दायित्व व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है. किसी भी एंटरप्रेन्योर की बात करें तो वह एक सोशल सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. उस समाज में ही उपलब्ध जो रिसोर्सेज है उसका समाज के ही बेनिफिट के लिए और समाज के खुद के बेनिफिट और खुद के डेवलपमेंट के अतिरिक्त समाज के बेनिफिट के लिए किस तरीके से यूज़ किया जाए, इसका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसके ऊपर. तो एक एंटरप्रेन्योर या एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस या के द्वारा या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनी इंडस्ट्री के द्वारा किस तरीके से एक समाज को लाभ पहुंचाएगा, सोशली बेनिफिशियल रहेगा, वो उसका डिस्क्रिप्शन इस रिपोर्ट में दिया जाना चाहिए. यानी कि रिपोर्ट में कि किस तरह से प्रोडक्शन होगा, किस तरीके से इंडस्ट्री का सेटअप होगा, संचालन होगा, कैसे उसकी फाइनेंशियल और अदर रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी, फ्यूचर में उसकी इस्टेब्लिशमेंट का कंटिन्यूस उसकी रनिंग चलती रहे, और उसकी सेलिंग, उसके प्रोडक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है. इन सब के अलावा भी समाज में वो किस प्रकार से
बेनिफिशियल रहेगा, इसके लिए भी, वो तो सारे ही पंखे हो रहे हैं, इसके लिए भी इसमें डिस्क्रिप्शन दिया जाना चाहिए। तो ये लाभ कई हो सकते हैं, प्रोजेक्ट विशेष पर या बिजनेस विशेष पे ये डिपेंड करते हैं। जहाँ तक एक जनरलाइज बात की जाए तो ये लाभ निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे उस क्षेत्र में रोजगार की स्थिति व उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाता है के उल्लेख किया जा सकता है। यानी जो पर्टिकुलर कोई इंडस्ट्री है या बिजनेस है जिसका एस्टैब्लिशमेंट किया जा रहा है, उसमें कितने लोग एम्प्लॉयड होंगे, कितना स्टाफ, कितना स्किल लेबर वर्कर रखे जाएंगे, उसको मैनेज करने के लिए, उसको संचालन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए किस विभिन्न स्तरों के रोजगारों का उसमें एक तरीके से रोजगार उत्पन्न होंगे, तो उसका उसमें उल्लेख किया जा सकता है। ये रोजगार माल के प्रोडक्शन से लेके, उसकी सेल आउट से लेके, मेंटेनेंस, ट्रांसपोर्टेशन विभिन्न रूप में किया जा सकता है। उसके प्रबंधन, उसका प्रचार प्रसार, कई तरीकों से ये रोजगार डेवलप किया जा सकता है। और अन्य बेनिफिट में जैसे आयात प्रतिस्थान के उपायों, संभावित लाभों का उल्लेख किया जा सकता है, किस तरीके से माल आयात किया जाएगा, संभावित उसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं। क्या परियोजना में सहायक उद्योगों का विकास संभव होगा जो उस पर डिपेंडेंट या उससे रिलेटेड जो अन्य इंडस्ट्री है, अन्य बिजनेस है, तो उनका भी डेवलपमेंट संभव होगा इस परियोजना से। इस तरीके से ये अदर इंडस्ट्री, अदर डेवलपमेंट के लिए भी बेनिफिशियल रहेगी, उनके लिए भी एक गैप फिलिंग का काम करेगी। लाइक दो इंडस्ट्री है, उनके बीच में एक सेतु का काम करेगी। तो इस तरीके से उसके और भी क्या अदर एस्पेक्ट में, अदर व्यूज में उसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं। नई इकाई की स्थापना में संबंधित क्षेत्र के विकास की संभावनाएं क्या है। सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वाह के कुछ पहलुओं का वर्णन दिया जा सकता है। यानी जो नई यूनिट एस्टैब्लिश की जा रही है, तो जो पहले से एस्टैब्लिश यूनिट है और उसमें क्या डेवलपमेंट हो सकता है, इसके क्या एड ऑन हो सकता है, या उस फील्ड में क्या नई संभावनाएं विकसित हो रही है, क्या नए बेनिफिट ऐड हो रहे हैं इसके, पहले से एस्टैब्लिश इंडस्ट्री से किस तरीके से ये एडवांस है, और उसके द्वारा अन्य क्या सोशल बेनिफिट्स किए जा रहे हैं, उन सब का इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया जा सकता है। तो ये एक हमारे एक जनरलाइज एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जिसके अंतर्गत यह सभी पॉइंट कंसाइज होने चाहिए। सामान्य सूचनाएं, परियोजना विवरण, बाजार संभावना, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता अनुमान, पूंजी लागत, वित्त के स्रोत, अन्य वित्तीय पहलू, सामाजिक और आर्थिक तत्व। यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जब एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का सेटअप किया जाता है तो उसके लिए जो एक रिपोर्ट तैयार की जाती है उसमें हमें निम्न सारी सूचनाओं का एक विवरण, जिससे उसका एक आइडिया आता है कि ये किसके द्वारा एस्टैब्लिश की जा रही है, कहाँ एस्टैब्लिश की जा रही है, भूमि किस तरीके से प्राप्त की जा रही है, अन्य मशीनरी किस तरीके से कहाँ से प्राप्त हो रही है, फाइनेंशियली किस प्रकार से अरेंजमेंट किया जा रहा है अभी सेटअप के लिए, रनिंग के लिए, फ्यूचर के लिए, उसके बारे में इसमें एक जनरल आइडिया होता है। किस तरीके से कंपनी अपना प्रॉफिट निकालेगी, सारी कॉस्ट को उसमें ऐड करके, इस कॉस्ट में उसके एस्टैब्लिशमेंट से लेके रनिंग के लिए,
सारे टैक्सेस की ऐड होके सब कॉस्ट को ऐड करने के बाद किस तरीके से उसका कॉस्ट में बेनिफिट आएगा और किस तरीके से कंपनी अपनी डिमांड बनाए रखेगी, किस तरीके से वो समाज के लिए लाभदायक रहेगी। तो इन सब बातों का उसमें एक डिस्क्रिप्शन होता है। मेन बिंदु हो गए। इसमें सामान्य सूचना की बात करें तो मेन बिंदु कि ये उद्यम किसके नाम पर है उसका पता और शैक्षणिक योग्यता, उसका एक्सपीरियंस, क्या माल उत्पादित किया जा रहा है, उसकी क्या उपयोगिता है। और सेकंड प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन की बात करें तो कच्चे माल की आपूर्ति कहाँ से होगी, किस तरीके से होगी और माल और जो भवन है, जो इंडस्ट्री का सेटअप है वो किस आधार पे किया जा रहा है, इसके बारे में इसमें उसके लिए जो लेबर चाहिए, विभिन्न चीज़ों का किस तरीके से अरेंजमेंट किया जा रहा है उसका डिस्क्रिप्शन होता है। बाजार संभावनाएं, वस्तु की कितनी मांग है, किस तरीके से इसकी मांग बरकरार रखी जाएगी, किस तरीके से उसकी सप्लाई की जाएगी, किस तरीके से उसका एक सेटअप तैयार किया जाएगा, उसकी व्यू रचना होती है। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का अनुमान कि एक उसको रनिंग फेज में रखने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता रहेगी। फिफ्थ है पूंजी लागत तथा वित्त के स्रोत, इसमें इनिशियल कितना व्यय होगा, एस्टैब्लिशमेंट में, भूमि में, बिल्डिंग में, उसको रनिंग फेज में रखने के लिए विभिन्न करों में, अन्य आकस्मिक हानियों में, उन सब का इसमें विवरण होता है। और वित्त के लिए जो फाइनेंशियली किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, किन किन सोर्सों से, उसका डिस्क्रिप्शन होता है। अदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट में कि कितना रिटर्न आ रहा है, कितनी लागत है, अल्टीमेट लागत कितनी है, रिटर्न कितना है, कॉस्ट में किस किस तरीके से चेंज होगा, उन पे होता है। सामाजिक आर्थिक तत्वों में आता है कि इससे समाज को अन्य तरीके से कितना बेनिफिट रहेगा। अगर हम बात करें वो अदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की तो इसमें एक बिंदु यह भी है ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु। यह वह बिंदु है जिस पर फर्म न लाभ न हानि की स्थिति में होती है, अर्थात फर्म को लाभ अर्जित करने के लिए सम विच्छेद बिंदु से अधिक मात्रा में बिक्री करना जरूरी है। इसके द्वारा उद्यमी को यह जानकारी हो जाती है कि हानि से बचने के लिए न्यूनतम बिक्री की मात्रा कितनी होनी चाहिए। यह किसी भी परियोजना का लाभ अर्जित करने की क्षमता व वित्तीय सुदृढ़ता के मूल्यांकन में सम विच्छेद बिंदु की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये वो पॉइंट होता है कि अगर इससे कम बिक्री हुई तो कंपनी, इतनी बिक्री हुई तो कंपनी को ना लाभ होगा ना हानि होगी, अगर इससे कम हुई तो कंपनी हानि में जाएगी। और सम विच्छेद बिंदु हुआ कि इससे अधिक बिक्री तो कंपनी को करनी ही करनी है। तो सम विच्छेद बिंदु किस तरीके से दिया जाता है, स्थायी लागत कितनी है डिवाइडेड बाय विक्रय मूल्य प्रति इकाई माइनस परिवर्तनशील, ये है सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट। तो जब अदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट है तो इसमें सम विच्छेद बिंदु, इसका भी सुदृढ़ता से मूल्यांकन किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कि मिनिमम कितनी सेलिंग हो, ये इस बिंदु से डिसाइड किया जाता है। स्थायी लागत, विक्रय मूल्य प्रति इकाई और परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई, इनसे ये निकाला जाता है सम विच्छेद बिंदु। ब्रेक इवन पॉइंट हो गया फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस माइनस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो ये हमारा एक सुधार, एक प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट का डेस्क में किस तरीके से तैयार की जाती है, ये हमने समझने की कोशिश की थी। आगे हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू।